हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड, साइंस का लेसन सेकंड, हेल्थ एंड डिजीज़ेज़। इसे अब हम देख रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें मैंने इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ के बारे में आपको पढ़ाया है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, और सेकंड पार्ट में मैं अभी आपको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ के बारे में बताऊंगी, और वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसे स्टार्ट करने के पहले अगेन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ के बारे में पढ़ा था, जिसका मतलब हमने देखा था कि ये ऐसे डिजीज़ेज़ होते हैं जो कि कंटेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड और कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट्स की वजह से फैलते हैं। तो इन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ के बारे में हमने डिटेल में जाना। अब हम देखते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ क्या होते हैं। तो यहाँ पे दिया है डिजीज़ेज़ विच डू नॉट ऑकर थ्रू इन्फेक्शंस एंड बॉडी कॉन्टैक्ट्स आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़। तो ऐसे डिजीज़ेज़, ऐसे रोग जो कि इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते, ना ही किसी बॉडी कॉन्टैक्ट्स की वजह से होते हैं, उन्हें हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ कहते हैं। सच डिजीज़ेज़ अराइज इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टन रीज़न। ऐसे जो डिजीज़ेज़ होते हैं ह्यूमन बीइंग में, वो कुछ रीज़न की वजह से होते हैं। तो वह हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं या कौन कौन से ऐसे डिजीज़ेस हैं। तो फर्स्ट कैंसर है। अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज़ कॉल्ड एज कैंसर। कभी कभी हमारी बॉडी में एबनॉर्मली कोई भी सेल जो है उसकी ग्रोथ होती जाती है और वह अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। तो ऐसे समय में जब कोई भी सेल इंक्रीज़ होता जाता है ग्रोथ, तो उसकी ग्रोथ होती जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैंसर। Group or lump of cancerous cells is called as malignant tumor. Cancer can occur in various organs like lungs, mouth, tongue, stomach, breast, यूट्रस, स्किन एंड टिश्यूज़ लाइक ब्लड। तो ये कैंसर जो है हमारे बॉडी पार्ट में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि लंग्स में हो सकते हैं, माउथ है, टंग है, स्टमक, ब्रेस्ट, यूट्रस, स्किन और टिश्यूज़ लाइक ब्लड। तो ये जो होते हैं कि ग्रुप में, ये एक तरह से ये जो सेल्स होते हैं ग्रुप में ग्रोथ होते हैं और उनका एक लंप बन जाता है, गिठान जिसको हम बोल सकते हैं, वह बन जाती है। उसकी वजह से ये फॉर्म होता है। इसके रीजंस क्या क्या हैं? कंजम्पशंस ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लेक ऑफ फाइबर कंटेंट, जैसे हम फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स इन फूड, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा टोबैको का कंजम्पशन करते हैं, गुटखा, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और जो फाइबरस फूड नहीं खाते हैं, उनमें भी इस तरह के जो है डिजीज़ होने की संभावना होती है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड। आजकल जंक फूड खाने का बहुत ज़्यादा चलन है, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, यह भी खाने से फाइबर जो है वो बॉडी को नहीं मिल पाते हैं, और इस तरह से ये इस तरह की डिजीज़ होती है। दीज आर सम ऑफ मैनी पॉसिबल रीजंस। हेरिडिटी में ऑल्सो भी रीज़न, कभी कभी हेरिडिटी को भी रीज़न माना जाता है कि अगर किसी पर्सन में कैंसर है तो ऐसा माना जाता है कि उनकी जो पिछली पीढ़ी में अगर हुआ है तो वो होने की संभावना रहती है। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? क्रोनिक कफ बहुत होता है, होर्स वॉइस, आवाज़ एकदम भारी हो जाती है, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, और जो निगलने में, कोई भी चीज़ को खाने के बाद निगलने में डिफ़िकल्टी होती है, इनक्योरेबल स्कार एंड इन्फ्लेमेशन, कंटिन्यू ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा हाइपर जलन हो रही है, जैसे अंदर चेस्ट में या फिर गले में, लम्स इन ब्रेस्ट, और कभी कभी छाती में गिठान लम्प दिखाई देती है या महसूस होती है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और इतना वेट लॉस होता है कि जिसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। इस तरह से यह कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से हम टोबैको और स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे हम जो भी कैंसर की संभावनाएं हैं उसे कम कर सकते हैं। कंट्रोल डाइट हेल्प्स टू प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स। फिजिकल एक्सरसाइज लॉन्ग विथ मॉडर्न ट्रीटमेंट इज़ मोर बेनिफिशियल टू क्योर द कैंसर। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में अवॉइड करनी चाहिए। फ़िज़िकल एक्सरसाइज रोज़ करना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान हमें रखना चाहिए।
अभी यहाँ पे देखिए मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसमें वेरियस टेक्निक्स लाइक सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, मेमोग्राफी, बायोप्सी आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए इस तरह के कुछ डायग्नोसिस होते हैं जिनके थ्रू हम इनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद कन्वेंशनल मेथड लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी, तो कभी कभी इस तरह की सर्जरी या फिर रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है। कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी दी जा सकती है। मॉडर्न टेक्निक्स लाइक रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आर ऑल्सो फॉलोड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स फॉलो करके हम अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं यदि किसी पर्सन को कैंसर है तो। अभी हम यहाँ आगे देखेंगे कि डायबिटीज़ किस तरह से होती है। द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन पैंक्रियास कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड। हमारे ब्लड में जो भी शुगर या ग्लूकोज होता है उसे कंट्रोल करने में जो हार्मोन इंसुलिन होता है वो प्रोड्यूस होता रहता है बॉडी में। इफ़ इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो क्वांटिटी ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अगर हमारी बॉडी में यह जो इंसुलिन का सिक्रीशन है वो कम होता है, उसका बनावट कम होती जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं होता है और इस डिसऑर्डर को, इस रोग को हम डायबिटीज़ भी, इस डिज़ीज़ को हम डायबिटीज़ ऐसा कहते हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स विच कैन बी इग्नोर्ड। कभी कभी हम इग्नोर करते हैं, कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई भी देते हैं, समझ में आते हैं तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, रात में बहुत ज़्यादा यूरिन होना। इंक्रीज्ड ओबेसिटी, मोटापा हो रहा है ज़्यादा, या फिर वेट लॉस हो रहा है। इन सिम्टम्स को हम इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए और उससे हमें टेस्ट करा लेना चाहिए। रीजंस फॉर डायबिटीज़, किस कारण से डायबिटीज़ होती है? तो हेरिडिटी एक कारण है। अगर हमारी पिछली पीढ़ी में किसी को ये इस तरह का डिसऑर्डर है तो वो आगे आने वाली पीढ़ी में भी आ सकता है। ओबेसिटी, ज़्यादा मोटापा होना। लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब अगर हम शारीरिक श्रम कम करते हैं और मेंटल स्ट्रेस हमें ज़्यादा रहता है, ऐसी कंडीशन में भी डायबिटीज़ हो सकती है। यहाँ दिया है देखो, डू यू नो में इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट्स इन द वर्ल्ड। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं, पाए जाते हैं। एट प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ डायबिटीज़ पेशेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंट्री। और आज की डेट में अगर हम देखें तो लगभग 7 करोड़ जो हैं डायबिटीज़ पेशेंट हमारी कंट्री में हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हार्ट डिजीज़ क्या। एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई एंड देयर बाय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। कभी कभी हार्ट की एफिशिएंसी कम होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, ऑक्सीजन बराबर नहीं पहुंच रही है, न्यूट्रिएंट सप्लाई बराबर नहीं हो रहा है, ऐसे समय में हार्ट मसल्स को अगर ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो हार्ट डिजीज़ होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ड्यू टू दिस हार्ट हैज़ टू प्रॉब्लम परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट। तो ऐसे समय में वर्कलोड बढ़ जाता है किस पर? हार्ट पर। दिस में कॉज हार्ट अटैक, और इसकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तब जब हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई किसी वजह से कम हो जाता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई किसी वजह से कम हो जाता है, तो हार्ट का जो काम है वह ज़्यादा बढ़ जाता है, उस पर स्ट्रेस आता है और ऐसे समय में हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। दिस में कॉज हार्ट अटैक एंड इफ़ समवन हैज़ हार्ट अटैक इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। तो ऐसे समय में इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कब? जब सीवियर चेस्ट पेन, अगर हमें बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो, किसी को भी पेन्स इन शोल्डर, कंधों में बहुत दर्द हो, नेक एंड आर्म्स में दर्द हो, क्रैम्प्स इन हैंड, हाथों में हमें क्रैम्प्स आ रहे हों, अनईजीनेस एंड ट्रेमर्स, बार बार हमें झटके टाइप महसूस होते हों, या फिर अनईजीनेस, बेचैनी हमें हमारे में बढ़ती हुई दिखाई देती हो, ऐसी कंडीशंस में हमें अपना बराबर से डायग्नोसिस करा लेनी चाहिए, हमें बराबर से अपना चेकअप कराना चाहिए। रीजंस ऑफ हार्ट अटैक क्यों होता है ये? स्मोकिंग एक कारण है, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल ज़्यादा लेने से, डायबिटीज़, फिज़िकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी भी है, मोटापा है ना,
हाइपरटेंशन होता है, अगर किसी को डायबिटीज़ है, कोई ज़्यादा स्मोकिंग अल्कोहल ज़्यादा लेता है, लेक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज हम ज़्यादा नहीं करते हों, तो हेरिडिटी हो, अगर मेंटल स्ट्रेस है, एंगर, एंग्जाइटी, बहुत सारे कारण हैं हार्ट अटैक के। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी तरह से जज करते हुए चलना चाहिए, इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी के लिए अच्छा खान पान ज़रूरी है, फिज़िकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। आज के समय में हम देखते हैं कि छोटे से छोटे बच्चों को भी बहुत स्ट्रेस आता है, तो हमें वह भी अपने आप में कम रखना चाहिए। इसके लिए नियमित फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अभी हम यहाँ देखेंगे कि देखिए यहाँ पर हार्ट डिसीज़ है, तो उसके लिए क्या क्या मतलब क्या किस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो उसमें ट्रीटमेंट में है एंजियोप्लास्टी होती है, बाईपास सर्जरी की जा सकती है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर। तो इस तरह से कुछ स्टेप्स हैं जिनकी सहायता से हार्ट डिसीज़ को क्योर किया जा सकता है। अब फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिजीज़ क्या है? फर्स्ट कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस। अगर हार्ट डिजीज़ दिखाई समझ में आती है तो सबसे पहले हमें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। चेक द कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट बाय शेकिंग द शोल्डर्स। उनके जो भी पेशेंट है उसके कंधों को हिलाकर उसकी कॉन्शियसनेस को हमें देखना चाहिए। कीप द पेशेंट लाइंग ऑन द बैक इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन ऑन हार्ड सर्फेस एंड परफॉर्म कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। In this, press the center of thorax for at least 30 times at the rate of 100 to 120 strokes per minute। तो इसका प्रैक्टिकल हम बहुत बार देखते हैं कि किस तरह से इसका फर्स्ट एड किया जा सकता है, कि पेशेंट को लिटा कर और उसे किस तरह से फर्स्ट एड हम दे सकते हैं। 30 टाइम्स हम उसे प्रेस कर सकते हैं उसके चेस्ट को एट द रेट ऑफ 100 to 120 स्ट्रोक पर मिनट के हिसाब से। तो यह हुआ फर्स्ट एड हार्ट डिजीज़ का। और हम आगे यहाँ पर हमें मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन्स दिया है, तो इसे भी हम जानेंगे क्या है। तो समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेडिसिन्स को विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं, केमिस्ट के पास चले जाते हैं और किसी भी तरह के दर्द की दवा उनसे ले लेते हैं और फिर उसे यूज़ कर लेते हैं। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन्स में अफेक्ट आवर बॉडी। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो इससे हमारी बॉडी अफेक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओवरडोज या फिर एक्सेसिव ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स में डैमेज नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लीवर। ज़्यादा अगर हम डोज लेते हैं, ओवरडोज ले लेते हैं पेन किलर्स का, तो उसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम और लीवर के डैमेज होने की बहुत संभावना रहती है। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स में लीड टू नोशिया, स्टमक एक, डिसेंट्री, रैश, वाइट पैचेस ऑन टंग एट्सेट्रा। अगर हम ओवरडोज ले लेते हैं एंटीबायोटिक्स का तो उसकी वजह से हमें नोशिया हो सकता है, जिससे हम बोल सकते हैं कि जी मचलाना, स्टमक एक हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, रैशेस होते हैं और कभी कभी टंग पर वाइट पैचेस आ जाते हैं। तो हमें मेडिसिन्स को हमेशा अगर डॉक्टर ने रेफ़र किया है तभी यूज़ करनी चाहिए। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए जेनेरिक मेडिसिन्स क्या होते हैं। पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन्स, इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव फॉर दिस। देखिए यहाँ गरीब लोग जो हैं बहुत जब भी उन्हें कोई डिज़ीज़ होता है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट बोलो या फिर दवाइयाँ बोलो, तो दवाइयों के लिए जेनेरिक मेडिसिन्स बहुत उपयोगी पड़ते हैं। जेनेरिक मेडिसिन्स आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन, इन्हें जनरल मेडिसिन्स भी कहते हैं। तो देखिए हमारी सिटीज़ में, हमारे टाउन में हमें बहुत जगह से जेनेरिक मेडिकल स्टोर ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है। तो यह जनरल मेडिसिन्स होती हैं जो कि हर एक लोगों के लिए अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होती हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट। These medicines are at par in quality with branded medicines. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ these medicines is very low। तो यह जो medicines होती हैं
यह ब्रांडेड मेडिसिन्स की तरह ही मानी जाती हैं। इनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बहुत कम होता है ड्यू टू fewer expenses on रिसर्च एज द फार्मूला इज़ रेडीली अवेलेबल। तो बहुत कम ऐसे एक्सपेंसेस में यह इसके रिसर्च फार्मूला अवेलेबल होने की वजह से बहुत कम एक्सपेंसेस में यह बनाई जाती हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जेनरिक मेडिसिन्स की वजह से हर एक पेशेंट के लिए यह लेना आसान हो जाता है। अभी लाइफस्टाइल एंड डिजीज़ेस क्या होते हैं। लाइफस्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन एंड टाइप ऑफ फूड। लाइफस्टाइल में हमारा डेली रूटीन होता है और फूड लेने का जो भी हम जिस भी टाइप के फूड लेते हैं वो इंक्लूड होते हैं। नाउअडेज हैबिट्स लाइक स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग एंड गोइंग टू बेड लेट इन नाइट। हम रात में क्या होता है, अक्सर आजकल की लाइफस्टाइल क्या हो गई है कि ऐसी हैबिट हो गई कि देर से रात को सोते हैं और देर तक सुबह भी सोए हुए रहते हैं। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मील टाइम, हमारे मील टाइम में चेंजेस होता है, जो समय है उस पर हम नहीं खा पाते हैं या खाते हैं। लेक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। कंजम्पशन ऑफ जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। तो इनकी वजह से हम बार बार बीमार पड़ सकते हैं। पीपल आर गेटिंग सिक फ्रिक्वेंटली, बराबर से मतलब थोड़े थोड़े समय में ही हम बीमार पड़ सकते हैं अगर हमारा लाइफस्टाइल बराबर नहीं है तो। If frequency of becoming sick is to be lowered, people should follow right lifestyle। तो अगर हमें हमारी बीमार होने की फ्रीक्वेंसी को कम करना है तो हमें लाइफस्टाइल को बराबर के रास्ते पर ले जाना होगा। इट मस्ट इंक्लूड सफिशिएंट स्लीप, हमें अच्छी तरह से नींद लेनी चाहिए। राइट फूड, बराबर यानी फूड नहीं कि कुछ भी लिया और खा लिया, तो हमें राइट फूड लेना चाहिए। योगासन करना चाहिए, प्राणायाम एंड फिज़िकल एक्सरसाइज, और इस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल को राइट पाथ पर ले जा सकते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज शुड ऑल्सो बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी, और फिज़िकल एक्सरसाइज अपनी शारीरिक क्षमता के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उठे और जो सामने कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया है तो फर्स्ट डे में ही हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्राणायाम एंड योगासना शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन। कुछ ऐसे योगासन होते हैं जो हमें किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन में करने चाहिए, और इसके लिए हम वीडियोस फॉलो कर सकते हैं प्राणायाम और योगासन के। और वैक्सीनेशन इज़ ऑल्सो वन रेमेडी। वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शस डिजीज़ से अगर हमको बचना है तो हमें वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम नियर बाय क्लिनिक एंड स्टडी। तो कहीं नियर बाय क्लिनिक है जब वहाँ से वैक्सीनेशन के चार्ट अवेलेबल रहते हैं, उससे हम फॉलो कर सकते हैं, या कार्ड्स मिलते हैं उन्हें भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ डेज़ हमें दिए हैं, देखिए 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में, एंड 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में या वन वर्ड आंसर में भी आपको पूछ सकते हैं। तो आप इस लेसन को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। और यहाँ पर हमें देखिए ब्लड डोनेशन के बारे में कितना अच्छा नोट दिया है कि 1 यूनिट ब्लड डोनेटेड बाय अ पर्सन कैन फुलफिल द नीड ऑफ 3 पर्सन्स एट अ टाइम। अगर 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा तो 3 जो लाइफ है वह हम बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। नीड ऑफ 3 पर्सन्स एट अ टाइम, मतलब जो भी एक पर्सन के जो 3 नीड्स है उसको हम बचा सकते हैं। तो 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं उन जैसे कि RBCs है, WBCs और प्लेटलेट्स हैं। 1 कैन सेव द लाइफ ऑफ 12 पर्सन्स बाय डोनेटिंग द ब्लड फॉर 4 टाइम्स अ ईयर। तो एक व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट करता है तो उससे 12 पर्सन्स की लाइफ जो है वह बच सकती है। तो इस तरह का एक मैसेज इस लेसन में हमें दिया गया है। तो आप इसे फॉलो कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स में दूंगी। तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।